नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है उसका नाम है अरूप भवन वर्सेस स्टेट ऑफ असम। ये जजमेंट आई है 24 मार्च 2023 को। 3 जज का बेंच था। जस्टिस अमर शाह ने ये जजमेंट लिखी है। जस्टिस संजय करोल ने कॉन्करिंग जजमेंट दी है। कॉन्करिंग जजमेंट का मतलब होता है जब आप फाइनल डिसीजन से तो एग्री करते हो लेकिन आप अपनी रीजनिंग अलग से देना चाहते हो। तो 3 जज का बेंच था। जस्टिस अमर शाह ने जजमेंट लिखी है। इस केस में इस बात का फैसला किया गया है कि किसी अनलॉफुल एसोसिएशन को, अनलॉफुल यूएपीए एक्ट है 1967 का, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसमें किसी एसोसिएशन को अगर अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया गया हो तो क्या उसका मेंबर होने से ही क्राइम हो जाता है या आपको एक्टिव मेंबर होना पड़ेगा, आपको वॉयलेंस भड़कानी होगी तब जाके वो क्राइम होगा। तो इस बात का फैसला किया गया कि क्या सिर्फ मेंबर होना काफ़ी है किसी बैंड एसोसिएशन का, या आपको एक्टिव मेंबर होना होगा और आप वॉयलेंस भड़काओ तब जाके वो क्राइम होगा। इस केस में जिस एसोसिएशन की बात है वो उल्फा, जो असम की एसोसिएशन थी, ये 1979 में बनी थी, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इनका पर्पस था कि असम को आज़ाद करवा जाए आर्म स्ट्रगल के थ्रू। तो 3 फैसले सुप्रीम कोर्ट के आए थे जिनको इस फैसले में ओवर रूल किया गया है। वो 3 फैसले थे। अरूप भवन वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का केस था, ये इन्हीं का ही केस है। दूसरा है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस रनीफ, ये 2011 का केस था। और इंदिरा दास वर्सेस स्टेट ऑफ असम, ये भी 2011 का केस था। इन फैसलों में ये बात कही गई थी कि सिर्फ मेंबर होना काफ़ी नहीं होता, आपको एक्टिव मेंबर होना ज़रूरी है या आप वॉयलेंस भड़काओ। और कुछ अमेरिकन डिसीजंस के आधार पर, यूएसए के कोर्ट के फैसलों के आधार पर कहा गया कि क्योंकि वहाँ का जो बिल ऑफ राइट्स है वैसा ही हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो जो फैसले वहाँ पे हुए हैं वही हमें यहाँ मानने चाहिए, मानना ठीक रहेगा। और इन आधार पर उन फैसलों को आधार बनाकर कहा गया था कि सिर्फ मेंबर होना काफ़ी नहीं है, आपको एक्टिव मेंबर होना ज़रूरी है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कैसी सारी बातों को समझा और कैसे क्या फैसला दिया। 3 आर्ग्यूमेंट्स रेज किए गए। पहले इस केस की बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। जो अरूप भवन है, इनके खिलाफ टाडा कोर्ट असम में केस चला और इनको दोषी पाया गया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ इन्होंने कन्फेशन किया था कि इसके मेंबर हैं, जो भी इनका क्राइम था। तो वैसे कन्फेशन मान्य नहीं होता। सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कन्फेशन जो पुलिस को दिया गया है वो माना नहीं जा सकता। लेकिन टाडा एक्ट के अंदर, टाडा एक्ट था टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट प्रिवेंशन एक्ट, ये 1995 में लैप्स हो गया। उसके अंदर सेक्शन 15 के अंदर वो कन्फेशन माने जा सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके कन्फेशन को मान भी लो तो भी ये सिर्फ मेंबर है और मेंबर होना काफ़ी नहीं है, एक्टिव मेंबर होना ज़रूरी है। तो ये 3 फैसले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको निर्दोष घोषित कर दिया था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने किन पॉइंट्स पर आर्ग्यूमेंट हुआ, 3 पॉइंट्स थे मेनली। पहला तो जो रनीफ वाला केस था, मैंने 3 केस बताए, अरूप भवन वाला, रनीफ का और इंदिरा दास का। तो जो रनीफ वाला केस था जिसको आधार पर बाकी दोनों केस आए थे, वो सिर्फ बेल का मैटर था और इसमें यूनियन ऑफ इंडिया तो पार्टी भी नहीं थी। और कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी इन सेक्शंस की यूएपीए के, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी तो चैलेंज भी नहीं हुई थी। तो उनमें जो रिमार्क्स दिए गए थे उनके आधार पर ही सिर्फ ये फैसला दिया गया। दूसरा जो पॉइंट था, पहला पॉइंट कि वो सिर्फ बेल का मैटर था, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जब चैलेंज ही नहीं हुई थी। दूसरे पॉइंट जो आर्ग्यू किया गया इस केस में कि यूनियन ऑफ इंडिया को तो इसमें पार्टी बनाया ही नहीं गया और यूनियन ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट भी इफेक्ट हो रहे थे, क्योंकि जब किसी कानून की और टेररिज्म की बात हो रही है उसमें यूनियन ऑफ इंडिया का भी इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है। तीसरा कि अमेरिकन डिसीजंस वो सीधा लागू नहीं होंगे, क्योंकि उन फैसलों में कहा गया था कि बिल ऑफ राइट्स जो है अमेरिका का वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के जैसा है, तो सीधा उनको आधार बनाकर किसी कानून को यहाँ छेड़ा नहीं जा सकता। ये सब आर्ग्यूमेंट हुए। अब एक यूएपीए एक्ट 1967 में आया, वो एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल 1961 में बनी थी। उसमें एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड रीजनलाइजेशन। उसमें एक तो यूएपीए एक्ट भी रेकमेंड किया था और उसमें जो हमारा संविधान का आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 है प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, उसका टाइटल है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स
रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस आर्टिकल 19 में कुछ एक फ्रीडम्स है हमारी, जो कि पहली है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उसके अंदर ही असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, या हम अपने देश में कहीं भी घूम सकते हैं। उस 19 आर्टिकल के उसमें सी पॉइंट जो है उसमें था कि टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, इसकी हमें आज़ादी है, टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। तो किसी एसोसिएशन को बनाना जब हमारा फंडामेंटल राइट है, तो कानून उसको बैन कैसे कर सकता है। उसी 19 आर्टिकल के अंदर ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी हुई है, और जो हर फ्रीडम है उसकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अलग से बताई हुई है। तो जो सी वाली फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, इसकी रिस्ट्रिक्शन 19 के चौथे हिस्से में बताई गई है। उसमें 3 बातें बोली गई हैं। पहली बात, सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये शब्द जरूरी होते हैं। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा है पब्लिक ऑर्डर, तीसरा है मोरालिटी। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा पब्लिक ऑर्डर, तीसरा मोरालिटी। इनके आधार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए सरकार कानून बना सकती है। और इंटरेस्टिंगली जो एनआईसी ने जो कमेटी बनाई थी, उन्होंने ही हमारे संविधान की 16वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 में आई, तब ये वर्ड्स ऐड किए गए, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमारा संविधान जब बना तब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। आर्टिकल 19 में फर्स्ट अमेंडमेंट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऐड की गई। ये वाली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 में आई, जिसमें ये वर्ड्स ऐड किए गए, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो जो यूएपीए का कानून है वो सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए है। अब इसी कानून में, यूएपीए के एक्ट के अंदर सेक्शन 3 में नोटिफिकेशन से किसी भी आप एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकते हो, और 4 के अंदर, सेक्शन 4 के अंदर उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जा सकता है। उसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी जिस मान लो उल्फा के खिलाफ हुआ, तो उल्फा को अपना केस प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, और जो ट्रिब्यूनल होगा उसके मेंबर कम से कम हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। तो इस सुनवाई के बाद ही किसी एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा प्रोसीजर ठीक से फॉलो होने के बाद ही किसी को अनलॉफुल डिक्लेयर करते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा कि अगर कोई इंसान, और ये कंक्लूजन ही है, ऐसी अनलॉफुल एसोसिएशन का मेंबर है एंड ही कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर, ना सिर्फ मेंबरशिप होनी जरूरी है, उसकी कंटिन्यूएशन भी जरूरी है। तो मेंबर है एंड ही कंटिन्यूज टू बी अ मेंबर, देन इट इज अ क्राइम, और उसमें 2 साल तक की सजा मिलेगी सिर्फ मेंबरशिप से ही। तो ये था सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रीजनिंग दी और जो बातें बताई इस जजमेंट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अगर एसोसिएशन को अनलॉफुल डिक्लेयर किया जा चुका है यूएपीए में, उसकी मेंबरशिप होने से ही वो क्राइम हो जाएगा, इफ यू कंटिन्यू टू बी अ मेंबर ऑफ दैट एसोसिएशन। और वो उसे, क्योंकि आर्टिकल 19(4) वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अलाउ करता है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से ये फैसला दिया और बताया कि आप अगर सिर्फ मेंबर भी हो तब भी यूएपीए एक्ट के अंदर क्राइम हो जाएगा। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट। हम अगले हफ्ते एक और जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।